गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं रंजीत कुमार आप सबको आर्या एकेडमी की ओर से वार्म वेलकम करता हूं। और आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एरोमेटिसिटी रिवीजन करने वाले हैं। एरोमेटिसिटी का एप्लीकेशन कई जगह पे आपको देखने के लिए मिलता है। इसका एप्लीकेशन स्टेबिलिटी के अंदर मिलेगा आपको, इसका एप्लीकेशन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ्स के ऊपर मिलेगा। तो कई जगह पे इसके एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे। और एरोमेटिसिटी एक्चुअल में किसी भी साइक्लिक कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एरोमेटिसिटी के अंदर कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, अगर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड उन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो ये हमारा कोई भी कंपाउंड जो साइक्लिक होगा वो एरोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद हम नॉन एरोमेटिक को देखेंगे, साथ साथ एंटी एरोमेटिक को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम उन कंडीशंस को देख लेते हैं जो एरोमेटिसिटी के लिए होता है, जिससे हमारा कोई भी रिंग कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड स्टेबल होता है। सबसे पहला है हमारा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो साइक्लिक होना चाहिए, यानी साइक्लिक होना बहुत ही मस्ट है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एरोमेटिक के लिए कंडीशन ये है, एरोमेटिक के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि हमारा जो कंपाउंड होगा, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, शुड बी साइक्लिक। ठीक है, चलिए ये तो हमारा पहला कंडीशन हुआ कि कंपाउंड हमारा साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, कंपाउंड शुड बी प्लानर, यानी कि जो कंपाउंड होगा वो प्लानर होना चाहिए, यानी कि उनमें जो भी एटम्स होंगे वो प्लेनर होने चाहिए। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे अगर मान लें कि हमारे किसी कंपाउंड के अंदर sp2 कार्बन है, तो sp2 कार्बन आपका प्लेनर होता है। या कोई दूसरा एटम हो, जैसे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, अगर इन लोगों ने रेजोनेंस में ये लोग रेजोनेंस में अगर इन्वॉल्व हो गए तो वहाँ पे वो भी प्लानरिटी शो कर सकते हैं, यानी कंपाउंड हमारा साइक्लिक के साथ प्लानर होना चाहिए। तीसरा जो कंडीशन है कि देयर शुड बी साइक्लिक रेजोनेंस। ध्यान रखेंगे यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए इन इंटायर रिंग, मतलब पूरे रिंग के अंदर। ठीक है, जो भी आपका रिंग होगा, जो भी जिस कंपाउंड के लिए आप एरोमेटिसिटी चेक करना चाहते हैं, वो पूरे कंपाउंड के अंदर हमारा साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, यानी रेजोनेंस होना चाहिए पूरे रिंग के अंदर। और चौथा जो कंडीशन है वो आप ध्यान रखेंगे कि मस्ट फॉलो एक रूल होता है जिसे बोलते हैं हक्कल्स रूल। ठीक है, इस रूल को फॉलो करना होगा। अब ये रूल है क्या, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छे से देखिए। जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, उनकी संख्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। और n के जगह पे हम यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 अगर कोई भी इंटीजर आ जाए, हम ये समझेंगे कि हमारा जो कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज हमारा एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे 4 कंडीशंस हैं जिनके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक होगा। यानी देखो, एरोमेटिक क्या करता है, एरोमेटिक किसी भी साइक्लिक कंपाउंड के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हालांकि रेजोनेंस के थ्रू भी हम स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं। तो कई ऐसे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं जिनकी मदद से हम किसी भी कंपाउंड का स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का एक कॉन्सेप्ट है किसी भी रिंग कंपाउंड्स के अंदर। अब हम बात करते हैं कि एंटी एरोमेटिक क्या होता है। देखो, नेक्स्ट में हम बात करते हैं एंटी एरोमेटिक क्या होता है। आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, एक्चुअली रिवीजन हमारा हो रहा है। देखिए, एंटी एरोमेटिक में आप ध्यान रखेंगे कि तीनों जो आपका कंडीशंस था एरोमेटिक के लिए, वो फर्स्ट 3 कंडीशंस सेम होगा, लेकिन लास्ट का जो कंडीशन होगा वहाँ पे आप थोड़ा सा चेंजिंग कीजिएगा कि हमारे पास जो टोटल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा। यानी यहाँ पे n = 0, 1, 2, 3 ऐसे सभी इंटीजर, कोई भी इंटीजर आप यहाँ पे ला सकते हो।
अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0 आ गया मीन्स व्हाट कि वो हमारा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि एंटी एरोमेटिक के लिए ध्यान रखेंगे, एंटी एरोमेटिक के लिए भी वो सब कंडीशन होगा। पहला कि रिंग होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, तीसरा कंडीशन आपको साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, और चौथा जो कंडीशन है वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी n के जगह पे 0 1 2 3 ये कोई भी इंटीजर आना चाहिए। तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन एरोमेटिक की, कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं है, यानी यहाँ पे नॉन एरोमेटिक के लिए आप देखिए, इफ एनी ऑफ द 4 गिवन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइंग और फॉलोइंग देन कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। तो आप समझ ही गए होंगे कि एरोमेटिक क्या होता है और नॉन एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाया गया है और उसमें बताया गया है कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे और कौन से एरोमेटिक नहीं होंगे। देखिए और ध्यान से समझिएगा, सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही गौर से समझिएगा, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वही एग्जामिनेशन हॉल के अंदर काम आएगा। रटा हुआ चीज़ कभी भी काम नहीं आता है। आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, जो बेसिक्स होगा आपका एग्जामिनेशन हॉल के अंदर याद वही आता है और वहीं से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जामिनर का तो उसका तो कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, प्रिडिक्टेड नहीं होता है, लेकिन सिलेबस हमारे पास है, जितना पढ़ना है उतना हम मेहनत कर सकते हैं। बाकी हमारा एग्जामिनेशन हॉल में हमारा टेम्परामेंट कैसा होता है और हमारा बेसिक कैसा होता है, उन सब के बेस पे हमारा रिजल्ट होता है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्या ये इन जितने भी कंपाउंड्स दिए गए हैं, क्या ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, हम ये चेक करने वाले हैं अभी। देखिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख लो, ये सारे कार्बन sp3 हैं, तो ज़रूर यहाँ पे नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है ही नहीं हमारा, ये ना एरोमेटिक स्ट्रक्चर है ना एंटी एरोमेटिक है, ये आपका नॉन एरोमेटिक होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है, क्योंकि एंटी के लिए भी पहले 3 कंडीशंस को फुलफिल होना चाहिए। अब यहाँ देखिए बात करते हैं, ये जो कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, पहला हमारा साइक्लिक, बिल्कुल साइक्लिक है, देख लो। दूसरा कंडीशन हमारा होना चाहिए कि सभी कार्बन sp2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, लेकिन ये जो कार्बन है वो आपका sp3 हो गया, यानी यहाँ भी हमारा नॉन एरोमेटिक होगा या ये आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड वाले की। देखिए थर्ड वाले के लिए क्या है, साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, प्लानर है, बिल्कुल रेजोनेंस भी हो रहा है। देखो पूरे रिंग के अंदर अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा, फिर यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी आप देखिए तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ये प्लस चार्ज जो मूव करेगा ना, वो तीनों जगह पे मूव करेगा। तो जरूर यहाँ पे साइक्लिक, देखो जरूर यहाँ पे साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज कर रहा है, इसका मतलब साइक्लिक डीलोकलाइजेशन भी है, थर्ड कंडीशन भी हमारा फुलफिल कर रहा है। अब चौथे कंडीशन की बारी है। चौथे कंडीशन में क्या है, हकल्स रूल को फॉलो करना है, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए डीलोकलाइज होने के लिए। डीलोकलाइजेशन में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी n का वैल्यू कोई इंटीजर आ गया, हम समझेंगे हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है। तो देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डीलोकलाइज कर रहे हैं। आपके पास एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे इक्वेट कर देंगे, n का वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो जाएगा हमारा, n का वैल्यू 0 आ गया, मीन्स व्हाट कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले कंपाउंड में। देखिए नेक्स्ट वाले कंपाउंड में क्या है कि हमारे पास सब कुछ है। देखो साइक्लिक भी है, प्लानर है कि नहीं वो चेक कर लो, प्लानर है कि नहीं वो चेक कर लीजिए। ये वाला जो कार्बन है वो sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन यहाँ पे देखो ये कार्बन sp3 है। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप सब? क्या ये कार्बन sp3 हो सकता है? देखो एक कार्बन है, उसके साथ 2 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक हाइड्रोजन भी यहाँ पे। ठीक है, एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। ध्यान में रखेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में चला गया तो ये फिर प्लानर, ये फिर sp3 नहीं रह जाएगा, वो प्लानर हो जाएगा।
तो इस वाले कंडीशन में देखें यहाँ पे कि ये नेगेटिव चार्ज जो है ना वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। मीन्स व्हाट कि ये जो आपका कार्बन है वो आपका sp2 हो गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका तो सब कुछ ठीक है, नेगेटिव चार्ज भी है, एक हाइड्रोजन भी है, छुपा हुआ है, हाइड्रोजन रहता है वो छुपा हुआ है आपका। तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड है 3 हो गया, और एक लोन पेयर हो गया, तो एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर sp3 कहाँ से आपका, तो वो हो जाएगा आपका नॉन प्लेनर। ऐसा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को देखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज यानी साइक्लिक भी है, प्लानर भी है, डीलोकलाइजेशन भी है, लेकिन हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं वो देख लो। कितना आ रहा है बताओ, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज कर रहा है, 2 इधर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, यानी 4 हो गया। यानी n का वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो 4 - 2 2 2/4 यानी कि 1/2 यानी 0.5 फ्रैक्शन में होता ही नहीं है। मैंने क्या बताया था, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और वो फ्रैक्शन में अगर आ गया समझिए वो एरोमेटिक नहीं है, तो एंटी एरोमेटिक चेक कर लो। एंटी एरोमेटिक चेक कर लीजिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट 4, तो n इज इक्वल टू 1 मीन्स व्हाट, दिस इज एंटी एरोमेटिक। बहुत आसान है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखें आप। यहाँ पे तो देखो, अब आपको देख के समझ जाना है यहाँ पे क्या होगा। sp2 sp2 sp3 sp3 कोई रेजोनेंस यहाँ नहीं है, मीन्स व्हाट कि नॉन एरोमेटिक होगा। यहाँ देखिए ये यहाँ रेजोनेंस तो करेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज आप बताओ क्या यहाँ पे आएगा, आप सोच के देखो। सपोज करो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अगर पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो यहाँ तो कहीं भी पॉजिटिव चार्ज है नहीं कि रेजोनेंस करेगा, मीन्स व्हाट कि आपका sp3 है, पूरे रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन है ही नहीं, दैट इज नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज दिस कार्बन इज sp3। यहाँ चेक करिए, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि sp2, यहाँ भी आपका sp2, ये भी आपका sp2 कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, यानी ये रेजोनेंस करके यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, देखो बगल में प्लस चार्ज है, फिर वहाँ रेजोनेंस होगा। इसका मतलब कि पूरे रिंग के अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा, यानी कि हम यहाँ पे डबल प्लस चार्ज लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज हर पोजीशन पे, एक पाई बॉन्ड के साथ 2 पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब हाँ, एरोमेटिक भी चेक कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो देख के लग रहा होगा आपका टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो डीलोकलाइज हो रहा है वो कितना है। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चेक कर लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपके, तो 4n + 2 इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट कि एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वाले चेक करो, नेक्स्ट वाला देखो, साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, प्लानर भी है, बिल्कुल प्लानर है, सभी कार्बन आपका sp2 है। उसके बाद रेजोनेंस है, बिल्कुल रेजोनेंस है, देख लो अभी दोनों पाई बॉन्ड यहाँ पे है, नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में दोनों यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल पूरे रिंग के अंदर यहाँ पे डीलोकलाइजेशन है। चलिए अब नेक्स्ट चेक करने की बारी हमारी, डीलोकलाइजेशन भी है, 4n + 2 क्या सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे, 4n + 2 इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 कर लोगे तो n इज इक्वल टू आपका 1/2 के करीब आएगा, 1/2 आएगा, करके देख लो आप, ठीक है। तो 4n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2/4 मीन्स व्हाट 1/2 मीन्स व्हाट कि ये सेटिस्फाई नहीं होगा। 4n वाला रूल अप्लाई करो, और 4n वाला रूल अगर सेटिस्फाई कर गया मीन्स व्हाट कि हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, इस वाले में देखो, यहाँ पे आपका ये स्ट्रक्चर है, फिर वही बात सेम इसी तरह की, कहाँ गई ये वाला और ये वाला क्वेश्चन सेम ही है आपका। देखो बस यहाँ फर्क ये है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है। क्या करेंगे इसके लिए, देखो ये आपका sp3 हो गया ना, यहाँ डीलोकलाइजेशन होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डीलोकलाइजेशन होगा, मीन्स व्हाट कि यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन पूरे रिंग के अंदर नहीं होगा। अगर रिंग के अंदर ब्रेक हो गया कहीं पे डीलोकलाइजेशन, तो आप समझिएगा वहाँ पे नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ये आपका नॉन एरोमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट वाला सेम ये कंडीशन आपका देखो, जैसे प्लस चार्ज है वैसे ही आपका यहाँ माइनस चार्ज है। आप चेक करके देखिए,
वीडियो को पॉज करके आप चेक करके देखिएगा, ये आपका एरोमेटिक आ जाएगा। देखो साइक्लिक भी है, ठीक है, सभी प्लानर भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा और ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगेन यहाँ पे आप देखो, अगेन फिर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज ऊपर जाएगा, फिर ये इधर नेगेटिव चार्ज बनाएगा। मीन्स व्हाट कि पूरे रिंग के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो गया। अब हमें हकल्स रूल चेक करना है, आप चेक कर लो इसको। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2, 2 4 और 2 6 आपका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। मीन्स व्हाट कि यहाँ पे n = कितना हो जाएगा? n = 1 हो जाएगा। मीन्स व्हाट कि एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। अब देखो ये सेम यहाँ पे है आपका, ये क्वेश्चन आप चेक करके देखो, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इन तीनों का सेम केस है आपका। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ चेक कर लेना है कि ये एक कंपाउंड दिया है, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, इसका रिएक्शन कराना है। इसका रिएक्शन कराना है सोडियम से। सोडियम इज अ मेटल, इज अ वेरी गुड मेटल, इट हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इसे देगा। 2 सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लाएगा और फिर यहाँ पे सेम कंडीशन होगा। मीन्स व्हाट कि हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह का अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा 2 सोडियम की जगह पे एक मैग्नीशियम भी दे सकता है। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके यहाँ वो इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मीन्स व्हाट कि वो आपका एरोमेटिक हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व कीजिए, बताइए क्या ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक है, क्या है, आपको ये डिसाइड करना है। चलो अब देख के बताओ, पहला वाला जो है वो क्या होगा? एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, क्या होगा? देखो रेजोनेंस जो हो रहा है ना, सब कुछ यहाँ ठीक है, साइक्लिक भी है, ठीक है, हाँ साइक्लिक है। अब प्लेनर है कि नहीं वो चेक कर लीजिए, ठीक है, दूसरा कंडीशन। तो हमने कहा रेजोनेंस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ठीक है, लेकिन पूरे रिंग के अंदर नहीं हो रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि ये जो आपका कार्बन है वो जरूर sp3 है, मीन्स व्हाट कि प्लेनर नहीं है, और ये हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। दूसरा केस देखो, दूसरे वाले में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज है, ये तो समझ में आता है कि जो डीलोकलाइजेशन होगा वो पूरे रिंग के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, अभी पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ आएगा, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन को देगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, फिर ये वाला इधर आएगा। इस तरह से पूरे रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन है। मीन्स व्हाट कि साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, डीलोकलाइजेशन भी। अब चौथा रूल देख लो, 4n+2 वाला रूल सेटिस्फाई हो रहा है या 4n वाला रूल सेटिस्फाई हो रहा है? तो 4n+2 = 2 to 4 इलेक्ट्रॉन, तो फिर वही केस आ गया आपका, ठीक है। इसके पहले मैंने बताया था आपको 4n+2 वाला रूल अगर अप्लाई करेंगे, 4n+2 = 4, तो 4n = कितना हो गया? 2, तो n = कितना? 2/4, ये कैंसिल करोगे 1/2, दैट इज फ्रैक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट अलाउड, जो अलाउड नहीं है आपका। तो ये आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स व्हाट कि आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखो। एक बार ध्यान रखिएगा, अगर पेंटा रिंग होगा, मीन्स व्हाट कि अगर 5 मेंबर्ड रिंग है और इसमें 2 पाई बॉन्ड है, एक नेगेटिव है, तो वो श्योरली होगा कि वो आपका एरोमेटिक होना है, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग में नेगेटिव चार्ज है, 2 पाई बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज है, वो श्योरली आपका एरोमेटिक होगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप बताने लगोगे कि कौन एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ है, साइक्लिक भी है, देखो साइक्लिक है, रिंग है, दूसरा प्लानर भी है। कैसे? बिल्कुल यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग के अंदर डीलोकलाइज होगा, है ना। तो साइक्लिक है, प्लानर है, डीलोकलाइजेशन भी है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक बात का ध्यान में रखिएगा, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा इफ यू हैव नॉलेज ऑफ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स। आपको टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स का नॉलेज होना चाहिए। कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। अगर ये नॉलेज है तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि साइक्लिक बता दोगे,
प्लानर बता दोगे, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट अगर सही है तो रेजोनेंस का भी बता दोगे। लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। जैसे ये नेगेटिव चार्ज बिल्कुल रेजोनेंस का पार्ट है ये, ठीक है, डीलोकलाइजेशन का पार्ट है, इसीलिए हम इसे भी कंसिडर करेंगे। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करना होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को ये कंफ्यूजन हो सकता है, एक नेगेटिव चार्ज मीन्स व्हाट, एक इलेक्ट्रॉन, नहीं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन से आप इक्वेट करिए, एन का वैल्यू 1 आ जाएगा, मीन्स व्हाट कि एरोमेटिक है। यहाँ पे चेक करो। अब यहाँ पे सवाल आता है कि यहाँ हेट्रो एटॉमिक, ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें हम लोग को एरोमेटिसिटी चेक करना है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ होगा, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, क्या वो रेजोनेंस में जा रहा है, क्या वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, आप चेक करके देखिए। तो नाइट्रोजन का ऑब्वियस सी बात है, लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड, क्या ये है? लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड, क्या ये है? तो बिल्कुल होगा। क्यों? अगर ये लोन पेयर यहाँ आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो ये फिर यहाँ आएगा, तो पूरे रिंग के अंदर यहाँ डीलोकलाइजेशन होगा इस लोन पेयर का, ठीक है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? तो 2, 2 4, 2 6, 6 से इक्वेट कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन 2 लोन पेयर में से सिर्फ एक लोन पेयर आपका रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। एक लोन पेयर जैसा यहाँ पे था वैसा ही यहाँ पे होगा। ये भी आपका हेटेरोएटॉमिक सिस्टम है जहाँ पे आपका टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 हो जाएगा। आप कंसिडर करिए 6, n = 1 मीन्स व्हाट, ये एरोमेटिक है, साइक्लिक भी है, प्लानर भी है, सभी कार्बन आपका sp2 आपको दिखेगा। सेम लाइक आपका यहाँ पे भी देखो, ऑक्सीजन के पास सल्फर है, सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर है, कोई एक लोन पेयर को आप रेजोनेंस में इन्वॉल्व कराइए, वहाँ सल्फर भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये भी प्लानर है, सब प्लानर है, साइक्लिक भी है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो कर रहा है, मीन्स व्हाट के n = 1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं यहाँ पे बेंजीन। हम सबको पता है कि बेंजीन जो होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर सेम कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं जो बाकी सारे क्वेश्चन में फुलफिल हो रहे थे। रिंग भी है, प्लानर भी है, ठीक है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, यहाँ पे देख लो, डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, साथ में हक्कल्स रूल को फॉलो भी कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, तो n = कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो n = यहाँ पे 1 हो जाएगा, मीन्स व्हाट कि आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका पायरिडीन है, पायरिडीन का स्ट्रक्चर है, और पायरिडीन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो लोन पेयर है, क्या ये रेजोनेंस का पार्ट है या रेजोनेंस का पार्ट नहीं है? ये लोन पेयर आपका इस नाइट्रोजन के ऊपर है, और ये नाइट्रोजन ध्यान रखेंगे, दिस नाइट्रोजन इज sp2 विच इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ये लोन पेयर प्रेजेंट है। ये लोन पेयर आपका यहाँ से नहीं जाएगा, ये लोन पेयर यहीं पे रहेगा, ये आपका लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ध्यान रखेंगे, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के लोन पेयर को आप कभी भी डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा। कहीं भी अगर ट्रिपल बॉन्ड में रहेगा नाइट्रोजन, उस पर अगर लोन पेयर आ गया, उसे भी आप यहाँ डीलोकलाइज नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो sp2 है, लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होगा, तो क्या रिंग आपका बेंजीन की तरह नहीं है? यहाँ पे देख लो, सब बेंजीन का रिंग देखो, यहाँ पे ये दोनों बेंजीन का रिंग है, आगे हम लोग बात करेंगे अभी। तो ये आपका लोन पे इन्वॉल्व ही नहीं होगा, तो टोटल जो आपका इलेक्ट्रॉन हो गया वो कितना हो गया? 2 to 4 to 6, जस्ट लाइक आपका बेंजीन, ठीक है। ये भी आपका एरोमेटिक हो जाएगा। इस वाले केस में देखो, इस वाले ट्रोपोलियम, इसका नाम जो है ट्रोपोलियम आयन है। अब ये हमारा एरोमेटिक होगा नहीं होगा वो चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल एरोमेटिक है यहाँ पे। ये आपका पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, बिल्कुल यहाँ से पूरे रिंग के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक है। साइक्लिक भी है, सारे कार्बन sp2 है, प्लानर है, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, 2, 2 4, 2 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मीन्स व्हाट कि n = 1 हो गया, हमारा इंटीजर आ गया, वो आपका एरोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ बोरन वाले केस में आप देखो,
अब ये बोरॉन वाले केस में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि कभी कभी केस ऐसा भी दे सकता है कि कोई एटम लगा दे जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। देखो ये आपका वैकेंट यहाँ पे p ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे वैकेंट p ऑर्बिटल होता है और इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ज़रूर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दिया जाएगा, तो बोरॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर अगेन यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज बोरॉन को मिला है वो फिर अगेन यहाँ से डीलोकलाइज करेगा और ये पूरे रिंग के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है वो चलेगा और पूरे रिंग के अंदर यहाँ डीलोकलाइजेशन होगा और आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो कंपाउंड है उसके अंदर डीलोकलाइजेशन पूरे रिंग के अंदर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा ना तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, फिर ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे आएगा, फिर यहाँ आएगा, इस तरह से पूरे रिंग के अंदर ये डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन देखो कितना है, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 2 4 2 6, यानी कि हमारा एरोमेटिक वाला कंडीशन फुलफिल करेगा। एरोमेटिक का कंडीशन हमारा फुलफिल कर रहा है, n=1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो दो आपका रिंग बेंजीन रिंग को अटैच कर दिया और अटैच कर दिया तो बारी बारी से हर एक रिंग को चेक करिए, दोनों एरोमेटिक होगा। यहाँ पे देखिए कितना है, इसको बोलते हैं नैप्थलीन। ठीक है, ये नैप्थलीन भी आपका एरोमेटिक सिस्टम होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों केस में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के बेस पे यहाँ पे पहला आपका नैप्थलीन है और दूसरा जो आपका देखो इस वाले केस में क्या है आपको मैं बता रहा हूँ। इस वाले केस में जो बेंजीन स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एक ही है, ठीक है, और इस वाले में ये बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं है आपका। ठीक है, तो एक ही बेंजीन आपका स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर टोटल इलेक्ट्रॉन चेक करोगे आप, देखो सारे के सारे कार्बन sp2 कार्बन है और ये रिंग है आपका, और रिंग होने के बाद आपका टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है जो डीलोकलाइज हो रहा है और डीलोकलाइजेशन की वजह से ये आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करके 2 बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है और दोनों आपका एरोमेटिक है। तो आपको यहाँ से देखो, आपको ऐसा लग सकता है कि ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, लेकिन आप उसका एक और स्ट्रक्चर बनाइए और स्ट्रक्चर बना के आप देखिए, चेक करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आपका यहाँ पाई बॉन्ड है वो आपका कॉमन है जो दोनों में है। ठीक है, आपका वो जो रिंग होगा वो आपका एरोमेटिक होगा, उसमें 2 स्ट्रक्चर होगा, आप उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 1 आपका नैप्थलीन। ठीक है, अब दोनों में आपसे कभी कभी ये पूछ देता है ये दोनों में स्टेबल कौन है। आप ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस ये देखो ये इस फॉर्मेट में रहना नहीं चाहेगा, ये चाहेगा तुरंत रेजोनेंस करके हम और ज़्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट कर ले अपने अंदर। ठीक है, तो ये और ज़्यादा स्टेबल होने के लिए ये अपने आप को अपने इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करके इस स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट होना चाहेगा, और जब ये उस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा तो वो आपका स्टेबिलिटी वहाँ गेन करेगा और यहाँ पे सेकंड वाला स्ट्रक्चर जिसमें 2 बेंजीन रिंग है वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाला। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। देखो थर्ड वाले केस में एंथ्रासीन है, आप देख लो यहाँ पे सभी का सभी जो कार्बन है वो sp2 है, रिंग स्ट्रक्चर है, प्लानर है, सभी इलेक्ट्रॉन्स आपका डीलोकलाइज है। ठीक है, आप फिर से यहाँ पे आप चेक करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन रेजोनेंस हो रहा है। साथ में टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो डीलोकलाइज हो रहे हैं वो कितने हैं, यहाँ पे काउंट कर लो, 6 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल आपका 14 इलेक्ट्रॉन होगा और ये जो सिस्टम होगा वो आपका एरोमेटिक हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि 7 मेंबर्ड रिंग जो होता है वहाँ तक तो हम एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी सब कुछ चेक कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा रिंग 7 से ऊपर हो जाता है तो उस केस में रिंग जो होता है वो प्लानर नहीं रह जाता। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, आप यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, जब हम 7 मेंबर्ड से ऊपर जाते हैं, 8 मेंबर्ड में जाते हैं तो वहाँ पे जो रिंग है वो आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, और जब रिंग हमारा आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, ये प्लेन में नहीं रह पाता है, तो जब आउट ऑफ प्लेन हो जाता है तो यहाँ पे सिस्टम प्लानरिटी को जब लॉस कर देगा तो वो आपका नॉन एरोमेटिक होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, 7 कार्बन से ज़्यादा वाला जो रिंग होता है वो आपका नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, और नॉन एरोमेटिक होगा
आप कह सकते हो सर एंटी एरोमेटिक का कोई चांस है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि 4n + 2 = 8 हो जाएगा। तो n = कितना हो जाएगा? नहीं, ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। चलो अब 4n वाला रूल देख लो, 4n pi इलेक्ट्रॉन = 8, तो n यहाँ पे 2 हो जाएगा, मीन्स व्हाट किया, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन जब ये प्लेन में ही नहीं रहेगा तो फिर एंटी का सवाल ही नहीं है। एंटी के लिए भी प्लेनर होना जरूरी है। इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और भी स्ट्रक्चर्स की जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जो एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली यहाँ से पूछ दिया जाता है क्वेश्चंस को। डाइपोल मोमेंट के बेस पे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विच ऑफ द मॉलिक्यूल हैव ग्रेटर डाइपोल मोमेंट, किसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो जब पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा तो ये इस फॉर्मेट में रहना पसंद करेगा, यानी ये आपका ज़्यादा स्टेबल है। और स्टेबिलिटी का एक और रीज़न आपको बता रहे हैं। देखो पहली चीज़ कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। ठीक है, दूसरा कि जब ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएगा तो इस वाले 3 मेंबर्ड रिंग के ऊपर यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि 3 मेंबर्ड रिंग के ऊपर अगर प्लस चार्ज आ गया या 5 मेंबर्ड रिंग है, उसमें 2 अगर पाई बॉन्ड है और एक आपका वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो आपका स्टेबल होता है एरोमेटिसिटी के बेस पे। तो यहाँ पे भी आपको एरोमेटिसिटी के बेस पे इसको चेक कर लेना है। तो क्या इस फॉर्मेट में रहना पसंद करेगा या इस फॉर्मेट में रहना पसंद करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इस फॉर्मेट में रहना पसंद करेगा। देखो इससे क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है। पहला जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो फ्रेम होता है डाइपोल मोमेंट के बेस पे। ठीक है, पहला फ्रेम होता है डाइपोल मोमेंट के बेस पे। ठीक है, तो जब भी इस तरह का कंडीशन होता है तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट इंक्रीज कर जाता है। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ जाता है। दूसरा जो फ्रेम किया जाता है क्वेश्चन, वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो रोटेशन के बेस पे। यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है रोटेशन के बेस पे। ठीक है, क्या ये मॉलिक्यूल ये रोटेट कर सकता है? तो जब यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो रोटेशन हिंडर्ड होता है, लेकिन ये चाहेगा कि हम इसमें कन्वर्ट हो जाएं। और अगर ये इसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये इसमें कब कन्वर्ट होगा? जब स्टेबिलिटी के कुछ फैक्टर्स होंगे। अगर स्टेबिलिटी के कुछ फैक्टर्स होंगे तभी इस वाले सिस्टम में ये कन्वर्ट होना चाहेगा। तो बिल्कुल यहाँ तो चाह रहा है कि जल्दी स्टेबल हो जाए, जैसे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ जाए और यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाए, और यहाँ सिंगल बॉन्ड में रहना पसंद करेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे फ्री रोटेशन आपका पॉसिबल है, और हम जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन आपका हो जाता है। तो रोटेशन के बेस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और फ्रेम किया जाता है। तो जब कभी भी ऐसे स्ट्रक्चर्स जो इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में चेंज आसानी से हो जाए, या इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में आसानी से जाने का जा सके, तो वैसे केस में रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है। और वो तभी होगा जब यहाँ से ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में आने पे अगर स्टेबिलिटी नहीं मिला तो आप समझिएगा वो इस फॉर्मेट में रहेगा और यहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है और कई बार पूछ भी चुका है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों रिंग को देखो, आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी देखना है तो क्या करोगे? इस पाई को इधर शिफ्ट करोगे या इस पाई को इधर शिफ्ट करोगे? ये किस फॉर्मेट में रहना चाहेगा, इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में? ऑब्वियस से बात है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये उस फॉर्मेट में रहना चाहेगा जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगा इसको। और आपको इस पूरे कंपाउंड के स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए दोनों रिंग के स्टेबिलिटी को देखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे एक बॉन्ड को तोड़ के ऊपर ले गए, ऊपर ले जाने के बाद यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन से मीन्स व्हाट कि आपका एंटी एरोमेटिक हो गया, और ये यहाँ पे प्लस हो गया तो ये एरोमेटिक, चलो ये भी आपका एंटी एरोमेटिक। ये तो अनस्टेबल हो गया ना, ये तो अनस्टेबल का केस हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर उल्टा करके देखो, सपोज करो यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसको आप यहाँ करके आइए, यहाँ लेके आइए आप,
तो यहाँ लेके आने के बाद क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये तो बन गया एरोमेटिक, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और मैंने आपको सिखाया था कि 5 मेंबर्ड वाले रिंग के अंदर जिसमें सारे कार्बन है उसमें 2 पाई बॉन्ड हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो इसका मतलब कि ये भी रिंग आपका एरोमेटिक हो जाएगा, यानी दोनों रिंग आपका एरोमेटिक हो जाता है। तो ये आपका इस फॉर्मेट में रहना पसंद करेगा, और यहाँ पे आसानी से आप देख सकते हो कि फ्री रोटेशन पॉसिबल है। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि 2 तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। पहला डाइपोल मोमेंट, अगर कोई भी मॉलिक्यूल प्योरली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में एग्जिस्ट करना पसंद करता है, या एरोमेटिसिटी के वजह से या इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के वजह से एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है, और वहाँ पे प्योरली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर डेवलप कर गया, वहाँ डाइपोल मोमेंट इंक्रीज कर जाता है, वहाँ डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है। अब चलिए इस केस में देखते हैं हम लोग, ठीक है। इस केस में आप देखिए, इस वाले केस में आपको देखना है, देखिए अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि तीनों रिंग क्या हमारा स्टेबल है अलग अलग। आप चेक करके देखो, क्या तीनों रिंग स्टेबल है? कैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हम कर सकते हैं? क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा? अगर ऐसा कंडीशन होता है तो यहाँ पे एक नेगेटिव, इस कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, मीन्स व्हाट, कि मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो डीलोकलाइज हो रहे हैं पूरे रिंग के अंदर, और पूरा रिंग आपका प्लानर है, मीन्स व्हाट, कि ये आपका एरोमेटिक हो गया। अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे भी पॉजिटिव हो गया, मीन्स व्हाट, कि ये भी आपका एरोमेटिक और ये भी आपका एरोमेटिक, मीन्स व्हाट, कि पूरा जो कंपाउंड है वो आपका एरोमेटिक हो जाता है। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अगर आप सही तरीके से करोगे, यहाँ रोटेशन पॉसिबल होगा, यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल होगा। आपसे क्वेश्चन दे देगा, आपको 4 ऑप्शन देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ रोटेशन, ये भी पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन रोटेट, आपको ये भी दे सकता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, आपसे ये भी पूछ सकता है किसमें डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी का। देखो अब एरोमेटिसिटी का एप्लीकेशंस कैसे हम यहाँ इसका यूज़ क्या है वो देखो। सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको, एरोमेटिसिटी का जो यूज़ है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को मेज़र करने में होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे मेज़र करते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो मेज़र करते हैं वो देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, weaker is the acid,